स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम सबकी बात में आज मेरे साथ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं। आइए हम इनसे बातचीत करेंगे। कभी सचिन तेंदुलकर तो कभी संकट मोचन, इस रूप में वो प्रदेश में जाने जाते हैं, लेकिन अभी हमने पिछले कई दिनों से देखा है कि वो देश में उनकी इमेज जो है एक हिंदुत्ववादी नेता के रूप में है। चलिए हम उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, आपका स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद मुक्ता जी। जैसा कि मैंने अभी कहा कि प्रदेश की राजनीति में कभी आपको लोग सचिन तेंदुलकर बुलाते हैं, कभी संकट मोचन की उपाधि दी जाती है, लेकिन इन दिनों जिस तरह की आप जो है अगर हम कहें तो हिंदुत्ववादी नेता के रूप में आप जाने जा रहे हैं पूरे देश में, क्या कहेंगे आप? जब जो जिम्मेदारी मिले, ये टीम का कैप्टन जहां खड़ा करे, अपने खेल का प्रदर्शन ठीक हो, स्लिप पे खड़ा करे, मिड ऑफ पे करे, मिड विकेट पे करे, कीपर पे करे, बॉलिंग पे करे, बाउंड्री पे करे। जब विधानसभा की जिम्मेदारी थी तब विधानसभा की थी, आज गृह विभाग है तो उस हिसाब से बयान देते हैं, उसको आप किसी से भी जोड़ सकते हैं जी। लेकिन जो सच है वो तो कहना पड़ेगा। और मैं अभी भी आपके स्वदेश पे भी यही कहता हूं कि आखिर हिंदू धर्म को ही टारगेट क्यों किया जाता है, उसको सॉफ्ट टारगेट क्यों माना जाता है? कभी ऐसा क्यों नहीं होता है कि किसी दूसरे धर्म के ऊपर कोई प्रतिक्रिया है, गहने बेचना है तो हमारे करवा चौथ का करना है तो हमारे टारगेट, शूटिंग करें, तांडव करें, डावर दे, सब्यसाची दे, सब हमारी धर्म पे क्यों? तो इसमें मेरे पास विभाग ऐसा है कि इसमें तो अगर कोई OTT के प्लेटफॉर्म पे गलत आता है तो मुझे देखना मेरी जिम्मेदारी है, लायबिलिटी है, मैं देखता हूं और मैं करूंगा। जी बिल्कुल, आपने ये बात कही। देखिए अभी इन दिनों आपकी इमेज जो है, जैसे मैं बार बार इमेज कह रही हूँ, एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की भी हो गई है, जो कि सही भी है। जैसा आप ही ने खुद बताया, OTT पे जिस तरह के जो वेब सीरीज आते हैं उनको लेकर आपने जो है आप प्रोएक्टिव रहे। श्वेता तिवारी के बयान पे आपने FIR दर्ज कराई। फिर Amazon की अगर हम बात करें तो ये सब कुछ जो है वो आपको एक बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उभारता है। मुक्ता जी, अगर मैं गलत हूं तो फिर वो माफी क्यों मांगते? अगर मैं गलत हूं तो Amazon फिर हटाता क्यों है उन चीजों को? हम अगर गलत है तो वो बताए ना गलत है। आखिर अगर सनी लियोनी भगवान श्री कृष्ण के भजन को भी इस तरह से नाचेगी तो ये आपत्तिजनक तो है ये जी। और आपत्ति दर्ज करने पे उन्हें बदला ना, फिर वो इसका मतलब उनको जब उनका भी ध्यान आकर्षित किया तो उन्हें लगा ना कि गलत है। और गलत को गलत कहना मैं मानता हूं कोई गलती नहीं है। बिल्कुल, इसको आप चाहे छवि बताओ या इमेज बताओ, जो कहना हो को, मुझे मेरी जिम्मेदारी निभाना है। मेरा फर्ज क्या है, मैं उतने तक ध्यान रखता हूं और मैं उसको पूरा करने की ईमानदारी से कोशिश भी करता हूं। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो गलत है उसको गलत कहा जाए। अभी आप हाल में ही बुंदेलखंड के दौरे पे थे। यूपी चुनाव जो है वो सबकी जुबान पे है, सब बात कर रहे हैं कि इसके नतीजे क्या आएंगे। कई तो कहते हैं कि बीजेपी गई, कई कह रहे हैं, कई सारी बातें हैं। आप दौरा करके आए हैं, क्या आकलन है आपका? बहुत स्पष्ट आकलन है। मैं हमेशा चुनाव के परिणाम के बाद में ये जरूर कहता हूं कि जब परिणाम आए तो मुझसे पूछना जरूर। तो इसलिए भी कहता हूं कि कहीं अगर मेरे आकलन में त्रुटि होगी तो आप ध्यान दिलाओगे तो समझ में आएगी। मैं अभी भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। बाकी सब कयास ही रह जाएंगे। जब मध्य प्रदेश में उपचुनाव 28 सीटों के हुए तब भी मैंने कहा, अभी 4 सीटों के हुए तब भी मैंने कहा, बहुत स्पष्ट है। और परिणाम आने के बाद आप खुद आइए मुक्ता जी, मैं बताऊंगा आपको कि देखिए जीते कि नहीं। ये आकलन किस बेसिस पे? जनता के बीच पे जब ग्रॉस रूट पे जाते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, सैंपल के बतौर लोगों से जो परिचित नहीं होते हैं उनसे भी बात करते हैं। हम तो रेल में ही सफर करते हैं, रेल में भी बातें होती हैं। जो अपरिचित होती है उनसे बात करती है। आप भी माता बहनें जब घर पर चावल बनाती है तो 1-2 चावल टटोलती हो, उससे अंदाजा आपको हो जाता कि पूरी हड़िया के चावल सीज गए। सारे चावल थोड़ी टटोलती हो आप। ऐसे ही हम सैंपल के बतौर 1-2 लोग उठाते हैं
उससे कयास लगाते हैं, अंदाज लगाते हैं, और अभी तक तो सही निकले अंदाज। अब 32 साल हो गए एमएलए बने, तो इतना तो सामान्य सा ज्ञान हो ही जाएगा। 7 चुनाव लड़ लिया मैं, विधानसभा के 1 लोकसभा लड़ लिया, तो इतना थोड़ी सी सब ज्यादा समझ नहीं है आपके बराबर, पर थोड़ी सी समझ रखते हैं हम। आपने जो बात कही इस पे मैं कहूंगी कि देखिए, भोपाल में सारे नेता उपलब्ध रहते हैं, मंत्री उपलब्ध रहते हैं, लेकिन एक आपका बंगला है। चूंकि आपने बात करी कि सैंपलिंग करते हैं, आप बात करते हैं लोगों से, आपका बंगला है जहां पे लोग बिल्कुल आराम से आ सकते हैं, गेट खुले रहते हैं, रोक टोक नहीं होती है, और आप भी सहज सरल रूप में मिलते हैं लोगों से। हम लोगों ने भी देखा है दिन में कम से कम 4 बार तो आप मिल ही लेते हैं। बाकी मंत्री मिले ना मिले उसकी बात मैं नहीं कह रही, मैं आपकी बात कर रही हूं। तो इतने साल, चूंकि आप भी कह रहे हैं इतने साल हो गए, इतने साल का आपका राजनीतिक सफर है, तो ये क्वालिटी कैसे मेंटेन कर पाते हैं? क्वालिटी तो कोई है ही नहीं, जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी का निर्वहन करना मेरी समझ में तो सभी मंत्री करते हैं हमारे। ये अलग बात है कि वो प्रवास पे हो या अस्वस्थ हो, तो अलग विषय है। वैसे सभी लोग मिलते हैं, मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक। पार्टी के अंदर भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पदाधिकारी अन्य भी, हम अपनी अपनी ओर से सभी लोग प्रयास करते हैं। अगर कोई और त्रुटि आपके ध्यान दिलाओगी तो और सुधार करेंगे और अच्छे से मिलेंगे, लेकिन मिलना चाहिए, ऐसी मेरी निजी मान्यता है। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी 1 to 1 भी करता हूँ और डोर टू डोर भी जाता हूँ, अकेला जाता हूँ बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूंसी में। मेरे साथ में ना कोई सुरक्षा होती है ना कार्यकर्ता होते हैं। कार्यकर्ताओं को बता देते हैं कि भाई अगर कोई बात है तो थोड़ा आगे जाके जो मेरा जहाँ से मुझे खत्म करना है वहां पहुंच जाओ, या जहां मेरे को शुरू करना है वहां बता दो, लेकिन बीच के रास्ते में मत आओ। कार्यकर्ता हमारा बहुत समझदार है, वो मानता भी। यही शायद आपकी यूएसपी रही है इतने लंबे आपके सफर में। अभी अगर हम बात करें आपके विभाग की, गृह विभाग की, तो बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है आपके पास। और इन दिनों अगर हम देखें, आपने ऐसे तो कई नवाचार किए हैं पुलिस विभाग में, लेकिन जो पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ है उसमें भी आपने बहुत फ्रंट फुट पे खेला। तो अब कैसे देख रहे हैं, कैसे रिजल्ट सामने आ रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने जब से पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया है, तब से मेरी मान्यता ऐसी है कि हर दिशा में हमने प्रगति की है। भोपाल के अंदर एक रात के अंदर इतने अधिक वारंट तामील करना और चिन्हित अपराधियों को गिरफ्तार करना, और उसका परिणाम आप स्वयं भी अगर अंतर्मुखी हो जाएंगी ना, विपक्षी दल की तरह नगर नहीं सोचेंगी, तो आप अंतर्मुखी होकर सोचो कि आज 24 घंटे में कोई बड़ी घटना घटी क्या, कल घटी क्या, सप्ताह में और माह में, आप शून्यता की ओर बढ़ जाएंगी स्वयं। कोई भी संगठित गिरोह वर्तमान में मध्य प्रदेश में है क्या? आप स्वयं देखेंगी कि पिछले 2 साल में कोई संगठित गिरोह का उदय नहीं हुआ। नक्सली ने कोई बड़ी वारदात की क्या? आप स्वयं 2 साल में देखेंगी कि नहीं कर पाया। 84 लाख रुपए के नक्सली इनामी हमने या तो मार दिए या हाजिर हो गए, गिरफ्तार हो गए। सिमी का नेटवर्क, हमारे यहां ग्वालियर चंबल अंचल की जो पहचान थी वो बदल गई। डाकुओं के नाम से चंबल जानी जाती थी। आज प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के प्रयास से चंबल एक्सप्रेसवे, अटल एक्सप्रेसवे की चर्चा प्रारंभ हो गई, रोजगार की चर्चा प्रारंभ हो गई कि नए मार्ग खुलेंगे। वो उसी चंबल की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजें देखने में आ रही। जी बिल्कुल, जैसा कि गृह विभाग के बारे में मैंने कहा, और जेल विभाग की अगर हम बात करें तो जेल विभाग में भी आपने जो है कई नवाचार किए हैं, सिक्योरिटी को टाइट किया है, काफी सारी चीजें की हैं। तो कुछ तो बताइए हमारे दर्शकों को। अहमदाबाद ब्लास्ट में जो सजा हुई उसमें हमारे मध्य प्रदेश के भी 6 लोग हैं जिन्हें सजा हुई है, और वो हमारी भोपाल जेल के अंदर है। भोपाल जेल में एक बार सिमी के लोगों के जाने की घटना घटित हो चुकी है, तो हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन यूज कर रहे हैं। दूध का दला छाछ को फूंक के पीता है, और इसके लिए मैंने
जब उनकी सजा हुई उसके बाद तत्काल हमारे गृह विभाग के, जेल विभाग के डीजी, एसीएस के माध्यम से बैठ के चर्चा की और दूसरे दिन जाके फिर मुआयना भी किया कि जो निर्देश दिए उनकी चालना और पालना दोनों ठीक तरह से हो रहे हैं क्या। तो हमने पाया कि दोनों ठीक प्रकार से हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा हमने अंदर के स्तर पर, बाह्य स्तर पर, दोनों स्तर पर रैकी बढ़ा दी है, सुरक्षा बढ़ा दी है और निगरानी भी बढ़ा दी है और मेरी मान्यता है कि पूरी तरह से चाक चौबंद है। जी, चलिए बात करते हैं थोड़ी सी राजनीति की। ओबीसी आरक्षण पे जो है पूरी राजनीति इन दिनों केंद्रित हो गई है, आप कैसे देख रहे हैं? क्या एक ये बहुत बड़ा मुद्दा बन के आने वाला है? 2023 अब बहुत दूर नहीं है। मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए आज भी मैं कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा तो विधि मंत्री भी हूं मैं, तो वो ठीक नहीं रहेगा। जी बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस की अगर हम बात करें, आप तो निशाने में रहते ही हैं। कांग्रेस के जितने बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो और भी जितने लीडर्स हैं, तो कैसे लेते हैं आप इस चीज को कि हर वक्त जो है एक आपकी ओर इशारा होता ही है? स्वाभाविक रूप से मैं उनके निशाने पर रहूंगा, उसके कई अन्य कारण भी हैं और जिस तरह से उनकी सरकार गई है उनको हजम नहीं हो पा रहा है। गई उनकी गलतियों से है, गई उनकी पार्टी के टूटने से है, लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है और इसलिए लगभग बावली स्थिति में घूम रहे हैं। अच्छा हो कि ग्रास रूट के कार्यकर्ता से कोई संवाद सीधा करे। आज कमलनाथ जी को उन्होंने चेहरा बनाया है, कमलनाथ जी ग्रास रूट पे जाएं, पर उनके जाने और आने के मिनट फिक्स हैं। सड़क मार्ग से वो चल नहीं सकते, हवा मार्ग से चलते हैं। कार्यकर्ता सड़क मार्ग पे होते हैं, हवा मार्ग पे कार्यकर्ता नहीं होते हैं। ये दो एक बड़ी दिक्कत है। अब कार्यकर्ता कांग्रेस का या तो हवा में उनसे बात करे और इसलिए पूरी हवाई कांग्रेस पार्टी इस वक्त चल रही है, मुझे ऐसा लगता है जी। पर उनकी पार्टी है, वो अध्यक्ष है, वो जैसे चाहे चलाएं। आज भिंड के दौरे में थे, काफी एक्साइटमेंट था। ग्वालियर चंबल भिंड के दौरे पे अगर वो माननीय कमलनाथ जी जब 15 महीने मुख्यमंत्री रहे तब 15 मिनट निकाल के कभी भिंड चले जाते, फिर आज जाते तो सामयिक होती वो बात। भिंड की जितनी उपेक्षा उस समय हुई, भिंड के मेरे मित्र हैं गोविंद सिंह जी, सर्वाधिक सीनियर हैं कांग्रेस के अंदर वो विधायकों में। सबसे बेकार विभाग दिए गए उनको, सबसे नंबर 2 की हैसियत के थे वो विभाग, लेकिन नंबर 2 के भी नहीं थे उनके पास में विभाग। 17वें 18वें नंबर के विभाग दे दिए उनको। मैंने विधानसभा में पूछा कि जीएडी में आपको पता है, आज लिस्ट निकली अखबार से, उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं मालूम। ये जीएडी विभाग की स्थिति थी, उनको जीएडी का विभाग दे दिया था, सहकारिता का विभाग दे दिया था। अब ये जिस आकार के गोविंद सिंह जी हैं, जो वरिष्ठता है, अभी भी आज गए, मैंने सुबह अपील की उनसे कि आप भिंड जा रहे हो, आप पे 2 पद हैं। गोविंद सिंह जी को बुलाने के बाद आपने खाली हाथ लौटाया नेता प्रतिपक्ष के लिए। आज घोषणा कर दो, आप भिंड की जनता मानेगी कि आपका आना सार्थक हुआ। हमको गाली देना सिर्फ राजनीति है क्या? भाई आप जा रहे हो तो बताओ, आपने 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ करने की घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष से कराई और आपने करी, और आपने लोगों को भ्रम में रखा या जो कहे बेवकूफ बनाया कि मैंने दस्तखत कर दिए, 2 लाख माफ हो गए तो बताओ एक हाथ। और एक हाथ जगह जाओ कमलनाथ जी, तो उसको मंच पे भी लाओ जिसके 2 लाख माफ हुए हो, क्या देखो इसके हो गए। हम तो एक लाओगे उसको ही मान लेंगे कि पूरे प्रदेश के किसानों के हो गए। ला क्यों नहीं रहे? जरूरी नहीं हमारे सवाल का जवाब दो, आप तो मीडिया के सामने ले आओ, मंच पे भी मत लाओ कि देखिए इसके 2 लाख माफ हो गए, या इतने 1000 लोगों के 2 लाख माफ हो गए और 10 दिन में माफ हो गए। हम मानेंगे। आपने कहा कि 4000 रुपए महीना देंगे, 15 महीने सरकार रही, 15 चौक 60,000 रुपए किस नौजवान को मिले? उस नौजवान को प्रेस के सामने लाओ, मंच पे लाओ, पता तो चले। ऐसी सरकार 15 महीने भ्रष्टाचार के में आकंठ डूबी हुई सरकार। वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया था वो। वल्लभ भवन से यहां पर भोपाल में नौजवान डूब के मर गए मूर्ति विसर्जन में। मुख्यमंत्री वल्लभ भवन से नीचे नहीं आ पाए,
देखने के लिए नहीं आ पाए, बाढ़ में कहीं नहीं गए, ओले में कहीं नहीं गए। लेकिन हमारी सरकार है किसानों की, है हमारी सरकार है नौजवानों की। ऐसी पहली सरकार थी कि 15 महीने में एक भी वैकेंसी नौजवान के रोजगार की नहीं निकली। मुक्ता जी, कितना बड़ा बैकलॉग होगा आप अंदाज करिए। 15 महीने कमलनाथ जी के और 15 महीने से ज्यादा कोरोना के, 3 साल तक कोई वैकेंसी नौजवान को नहीं मिली होगी। कितना बड़ा बैकलॉग होगा वो। कई ओवरेज हो गए मध्य प्रदेश के नौजवान जिन्हें रोजगार नहीं मिला। और सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वो है कमलनाथ। सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी जिम्मेदार है, वो है कांग्रेस। भाई रोजगारों के सृजन तो करते रहो। आप शासकीय नहीं कर रहे तो अशासकीय करो, अर्धशासकीय करो। ना अर्धशासकीय किए, ना अशासकीय किए, ना शासकीय किए। क्योंकि कोरोना का काल लॉकडाउन का काम था, लोगों के रोजगार चले गए। उस कोरोना काल के अंदर राजनीति सिर्फ ट्वीट की करी, किसी अस्पताल पर नहीं दिखे। ये पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी कहीं खाद्यान्न बांटते, कहीं भोजन के पैकेट बांटते, एक भी नेता नहीं दिखा। क्यों? क्या गौचर है कि ये सब लोग के चुनाव के टाइम चरने के लिए आ जाओ, वो वोटों को खेती चरो और चले जाओ? ऐसा नहीं, प्रदेश की जनता समझती है और उसका परिणाम आपने देखा होगा। उपचुनाव के अंदर जितने आ रहे हैं, सीरीज से हार रहे हैं, ये सीरीज से। लेकिन अभी जो है कमलनाथ जी ने प्रॉमिस किया हुआ है दिल्ली में, और उनका ये लक्ष्य है कि 2023 का चुनाव जो है वो कांग्रेस जीतेगी और वो जीत जो है वो जाके भेंट करके आएंगे। किसको? सोनिया गांधी, राहुल। जीते तो वो तब भी नहीं थे जब हम 15 साल लगातार सरकार में रहे थे। तब भी वोट हमें ज्यादा मिले थे, सीट उन्हें 5-7 ज्यादा मिली थी, लेकिन बहुमत उन्हें भी नहीं मिला था। जीते तब भी नहीं थे। आप समझ गई एक बात। अब 15 साल की सरकार नहीं, 15 महीने के उनकी सरकार का कार्यकाल हमें जनता को बताने को। अब क्या जीतेंगे? अब तो उन्होंने जो किया है भ्रष्टाचार का तांडव, हम वो बताएंगे ना। उस समय तो एक तरफा थे, वो हमारी आलोचना किए जा रहे थे। हम उस समय भी जनता को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए ये बिल्कुल सब झूठ बोल रहे हैं, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कर्ज माफी की। लेकिन लोगों को लगा कि शायद कर दें। 2-2 हजार 4-4 हजार करके सहरा बांधे ले रहे हैं कि देखो हमने इतने हजार के कर दिए। जनता को इतना भी बेवकूफ नहीं समझना चाहिए जितना वो अभी भी बार बार कह के समझते हैं। किसान को ये हयात ताजा कर देते हैं बार बार कह के 27 हजार के किए, कभी किसान का हुआ तो है नहीं। बोले कमल पटेल जी ने जवाब दिया था, इसने जवाब दिया था। अरे भैया जवाब तो 2000 का दिया था ना। जी, दिग्विजय सिंह पे आते हैं, आपके फेवरेट टॉपिक पे आते हैं। अभी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो समझाइश दे रहे थे, डांट रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को और कह रहे थे कि भाई जितनी गुटबाजी है खत्म कर दीजिए, नहीं तो 2023 के बाद जो है कांग्रेस नहीं नजर आएगी। देखिए अपनी बात वो कांग्रेस से ढाल के कह रहे थे। अब 73-74 के हो गए होंगे। 23 के बाद जो चुनाव आएगा वो 28 में आएगा, तब वो 80 को क्रॉस कर गए होंगे। तो उनके लिए तो आखिरी चुनाव ही था ये। 23 का चुनाव वो इसलिए आखिरी कह रहे हैं, कांग्रेस पर ढाल के कह रहे हैं। जहां तक गुटबाजी की बात है, गुटबाजी नहीं है ये, इनको अपने अपने पुत्रों को स्थापित करने की होड़ है। ये छोड़ नहीं रहे दोनों। जब छोड़ेंगे तो दोनों के तैयार हैं, एक तरफ नकुलनाथ है, एक तरफ जयवर्धन जी है। वो उनको स्थापित करने के बाद ही छोड़ना चाहते हैं। तो ये बात कांग्रेस का अदना सा भी कार्यकर्ता जानता है। आज देश के अंदर परिवारवाद के खिलाफ वातावरण है। आप जहां जहां परिवार है, मैं इसलिए यूपी की भी आपसे जो बात कर रहा था ना, वो इसलिए कर रहा था। ये परिवारवाद नहीं होना चाहिए। इस तरह कार्यकर्ता को अवसर मिलना चाहिए। आम कार्यकर्ता को जो संघर्ष करके बड़ा हो रहा है, कांग्रेस में संघर्ष करके कई लोग बड़े हो रहे हैं, उनको आने देना चाहिए। लेकिन ये आने नहीं देते हैं। नेहरू जी हटेंगे तो इंदिरा जी आएंगी, इंदिरा जी हटेंगी तो सोनिया जी आएंगी, सोनिया जी हटेंगी। राजीव जी आएंगे, राजीव जी हटेंगे तो राहुल जी आएंगे, राहुल जी हटेंगे तो प्रियंका आएंगी, प्रियंका हटेंगी तो लंका तैयार हो रहे हैं उनके। अब ये स्थिति है ना। मुलायम सिंह हटेंगे तो अखिलेश आएंगे, अखिलेश हटेंगे तो डिम्पल आएंगे, डिम्पल हटेंगी तो सिंपल तैयार है। तो ये जो परिवारवाद का मामला है ये नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता को खुला आकाश मिलना चाहिए, जिसमें जितनी प्रतिभा होगी वो उतना ऊपर उड़ान भरेगा। प्रतिभा पे प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। खुले आसमान में कार्यकर्ताओं को उड़ने देना चाहिए। और वास्तव में बहुत पोटेंशियल है हमारे यहाँ कार्यकर्ता। आपने बात की प्रतिभा को खुले उसमें
उड़ने देना चाहिए। आपकी प्रतिभा की बात करें तो एक दो चीज बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये बात तो कई लोगों को पता भी होगी। जैसे आप फोन पे उपलब्ध रहते हैं, आप खुद अपना फोन उठाते हैं, नहीं उठाते हैं तो आप कॉल बैक करते हैं, लोगों से सहज मिलते हैं, लोग आपको मीडिया फ्रेंडली बुलाते हैं, पीपल फ्रेंडली बुलाते हैं। इसके साथ मेरा ये सवाल है कि सीएम इन वेटिंग भी बोला जाता है, बहुत दिन हो गए सुनते सुनते सीएम इन वेटिंग। आप चाहे तेंदुलकर बोल लो, चाहे कुछ और बोल लो, चाहे मीडिया फ्रेंडली बोल लो, चाहे कोई भी वेटिंग बोल लो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरह का कोई विषय है नहीं। संगठन पार्टी तय करती है। और वेटिंग फेटिंग तो जब बात होती है जब कोई रिक्त स्थान होता है, भाई बर्तें खाली हैं, उसमें इतनी बर्तें थी, इतनी वेटिंग में आ गई। हमारे यहाँ शिवराज सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनहितैषी मुख्यमंत्री हैं और लंबे समय से मुख्यमंत्री है, रिकॉर्ड मुख्यमंत्री है, इसने कई रिकॉर्ड बनाए, इसलिए ऐसी कोई बात करना नहीं चाहिए। हैप्पीनेस विभाग एक खोला था आप ही की सरकार ने, उसको अगर हम देखें तो आप भी उसका बहुत अच्छा, अगर हम कहें तो एक एग्जाम्पल है। आपकी लाइफ बहुत डिसिप्लिन्ड है, सुबह शाम आप एक टाइम से वॉक करते हैं, एक समय से लोगों से मिलते हैं, सबको पता, मतलब बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ है। उसके बाद उतना ही समय अपने परिवार को देते हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो क्या आप ही को देख के सोचा गया था कि एक हैप्पीनेस विभाग खोल लिया जाए? नहीं, मेरे को देख लिया था तो विभाग की क्या जरूरत थी? और लोगों को सिखाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल मैं थोड़ा पक्का खाना ज्यादा खाता हूँ, इसलिए घूमना पड़ता है। और परिवार को समय, मतलब फिर रोटी नहीं मिलेगी, तो इसलिए परिवार को समय देता हूँ कि रोटियां टाइम पे मिलती रहे। एक मंत्री ये कह रहे कि रोटी नहीं मिलेगी। मैं परिवार को समय नहीं दूंगा तो समय पे भोजन नहीं मिलेगा ना, फिर आपके घर पे किसी के घर पे जाके खाना पड़ेगा, वो चाहता नहीं। चलिए एक सवाल जाते जाते पूछना चाहूंगी। राजनीति आप करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बाकी सब तो ठीक है, खुद के लिए समय जब मिलता है क्या करते हैं, क्या पसंद करते हैं? मैं कविताएं सुनता हूँ और पुस्तक पढ़ता हूँ। वैसे आजकल व्हाट्सएप पे भी बहुत कुछ सामग्री आ जाती है, फेसबुक पे आ जाती है, नेट खोल लेते हैं, पुस्तक नहीं मिलती है तो अच्छा लगता है। कविताएं सुनना ज्यादा अच्छा लगता है, वो भी हास्य और व्यंग्य। अच्छा। टीवी सीरियल भी मैं कभी हास्य व्यंग्य के अलावा कभी नहीं देखता। पिक्चर तो खैर देखता ही नहीं हूँ, पर टीवी सीरियल देखता हूँ, पर उसमें हास्य व्यंग्य के ही देखता हूँ, वैसे रोने गाने के नहीं देखता। वो आपकी पर्सनालिटी से भी मैच होता है? नहीं, मेरे को अच्छा लगता ही नहीं है, क्योंकि जब काल्पनिक ही देखना है तो अच्छा ही देखें। है तो सब काल्पनिक ही ना, कई सीरियल तो 70-10 साल 12 साल से चल रहे हैं, अब है तो सब काल्पनिक ही ना, इसका उससे, उसका उससे, उसका उससे चल रहा है, उसमें कहाँ मैं अकल लगाऊंगा। जब काल्पनिक ही देखना है तो अच्छा ही देखूं। चलिए, आपने स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम को अपना समय दिया, हमसे इतनी सारी बातें की, चाहे वो राजनीति का विषय है, चाहे पर्सनल है, बहुत सारी आपने अच्छी बातें हमारे साथ की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा हमारा ये नया कार्यक्रम सबकी बात, इसमें आपने सुना डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।